हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग हमारे वीडियो से बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हो और मेरी पढ़ाई अच्छी लगती हो, मेरा टीचिंग आपको समझ में आता हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो कल हमने हमारा यूनिट जो चल रहा है, इसके पहले का जो हमारा वीडियो बना हुआ था, हमारी यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 7 का पार्ट सी पढ़ा रहे हैं। पार्ट सी में हमने जो आपके मूल्यांकन पढ़ा रहे हैं, शिक्षण शास्त्र का मूल्यांकन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो शिक्षण शास्त्र यानी एंड्रागोजी। ठीक है, इसके पहले हमने जो मूल्यांकन पढ़ा था वो क्या थे, जो मूल्यांकन की जो विधियाँ थी, किस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, तो वो जो थी विधियाँ थी हमारी आपकी पेडागोजी, मतलब बच्चों की। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो पेडागोजी और एंड्रागोजी, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है। ये बच्चों का शिक्षण शास्त्र है और ये वयस्क का यानी एडल्ट लोगों का। इसमें हम बच्चों के सिखाने की बात करते हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज करते हैं, कौन कौन सी क्रियाओं का यूज करते हैं, कौन कौन सी किस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसमें एंड्रागोजी में बच्चों जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको किस तरीके से हम सिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में और बड़ों में सिखाने में तो अंतर होगा, ये तो हम आपको पहले बात कर चुके हैं और इसके बारे में हम आपको पहले बता भी चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने बात की थी वो मूल्यांकन की थी, यानी असेसमेंट कि छोटे बच्चों का असेसमेंट हम कैसे करते हैं, छोटे बच्चों का एवेल्युएशन कैसे करते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट में मूल्यांकन करते हैं वो कैसे करते हैं, पढ़ाई के बीच में मूल्यांकन करते हैं तो कैसे करते हैं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट सी चल रहा है, उसमें हम वयस्क लोगों का मूल्यांकन कैसे करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस तरीके से हम छोटे बच्चों का करते हैं क्या उसी तरीके से बड़े बच्चों का करते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें शिक्षा विधियाँ भी अलग होंगी हमारी और मूल्यांकन करने की तरीके भी अलग होंगे। अब हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, फीडबैक पढ़ा था। ठीक है, तो फीडबैक यदि हम छोटे बच्चों को देंगे तो उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े बच्चों को बोलेंगे तो क्या होगा कि उनका जो रिजल्ट होगा वो आगे दूसरा निकल कर आएगा और उनको हम फीडबैक देके उनमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हमने अभी आपको पोर्टफोलियो पढ़ाया। पिछले टॉपिक में आपको निर्देशन, किस तरीके से हम गाइडेंस देके बड़े बच्चों को मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेक्टिव जर्नल पढ़ाया था। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल, पोर्टफोलियो, ये चीज़ें हमने आपको जो पिछले वीडियो में है वो एक साथ क्लियर कर दी थी। पोर्टफोलियो, रिफ्लेक्टिव जर्नल और आपका फील्ड एंगेजमेंट, ये 3 चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में एक साथ यहीं पे पढ़ा दी थी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि इनमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो कमेंट्स में आया है कि मैम आपने रूब्रिक्स जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है कि रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट। ठीक है, तो फील्ड एंगेजमेंट वो भी हम आपको बता देंगे कि जो रूब्रिक्स है वो एक टूल्स है। ठीक है, मापने का, किस तरीके से हम उसके द्वारा एवेल्युएट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं और आंक सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि फील्ड एंगेजमेंट हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन पहले हम थोड़ी सी फिर से बात कर लेते हैं फील्ड एंगेजमेंट के बारे में, क्योंकि आपका किसी ने कमेंट्स किया है कि मैम आपने ये रूब्रिक्स नहीं पढ़ाया। तो रूब्रिक्स क्या होता है वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपका जो अगला टॉपिक है पूरा रूब्रिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, कई टाइप के रूब्रिक्स होते हैं तो आपको सारे वो पढ़ाने, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि रूब्रिक्स का जो प्रयोग करते हैं फील्ड एंगेजमेंट में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो फील्ड एंगेजमेंट क्या होता है, फील्ड एंगेजमेंट ठीक है, फील्ड एंगेजमेंट, तो फील्ड जो एंगेजमेंट होता है, फील्ड एंगेजमेंट का हमने आपको बताया था कि आप सीधा सा आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब किसी भी पर्सन की इंगेजमेंट होती है तो आप बोल देते हैं उसकी इंगेजमेंट हो गई है, मान लीजिए वो एक दूसरे के हो गए हैं, पूरक हो गए हैं। ठीक है, अब वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप इससे ले लीजिए कि पढ़ाई में जो फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट होता है तो वो जो लर्निंग होती है वो पढ़ाई को, लर्निंग को इतना आत्मसात तरीके से और इतना अपने आप में बसा कर पढ़ाई करता है कि पढ़ाई और छात्र दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, वो दोनों
एक दूसरे में मतलब जो पढ़ाई होती है, जो लर्निंग होती है वो स्टूडेंट के अंदर समा जाती है। जो स्टूडेंट होता है वो इस तरीके से पढ़ लेता है कि उसके अंदर वो पढ़ाई में डूब कर पढ़ाई करता है। कहते हैं ना कि जैसे किसी भी पर्सन को डांसिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, तो उसके उठने में, बैठने में, चलने में डांसिंग नज़र आती है, वो पूरा डांस में ही खोया रहता है। कोई व्यक्ति सिंगिंग का शौक रखता है तो जो कोई व्यक्ति होता है वो पूरा सिंगिंग में ही डूबा रहता है, उसको उठने, बैठने, जागने, सोने में सिंगिंग दिखाई देती है। तो वही फील्ड एंगेजमेंट का मतलब है कि लर्निंग को, शिक्षा को, अपनी टीचिंग को क्या कर लेना, बिल्कुल आत्मसात कर लेना। जो हम पढ़ रहे हैं, हमको किसी बाहर वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, केवल इतनी तल्लीनता के साथ पढ़ाई करना कि एक दूसरे में डूब जाना, यानी पढ़ाई में, लर्निंग में डूब जाना। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी डिटेल से आपको पहले बता चुके हैं कि इसके लिए जो टीचर्स का रोल क्या होता है कि वो बच्चे के लिए अच्छा वातावरण इन्वॉल्व करे, बच्चे के लिए अच्छा वातावरण दे कि जिससे बच्चा और अधिक पढ़ाई के लिए अंदर से वो हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है स्वयं पढ़ने के लिए स्वप्रेरित होता है, उसको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो खुद पढ़ाई करना चाह रहा है। कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए ऐसे होंगे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अंदर से ये रहता है, बिल्कुल डूब जाते हैं कि मुझे इस बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उनको दिन से कोई मतलब नहीं होता, रात से कोई मतलब नहीं होता, टाइमिंग क्या है, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब 24 घंटे पढ़ाई 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 दिखना। तो इसी को जो हम बोलते हैं वो छात्र एंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें एवेल्युएट कैसे करते हैं, रूब्रिक्स का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए रूब्रिक्स क्या होती है, एक टूल्स है और एक उपकरण है आपका मूल्यांकन करने का। जैसे हमने आपको स्केल पढ़ाई थी, वो आपको कौन सी वो स्केल, इसमें देखते हैं कि जैसे देखिए कुछ इसमें पंक्तियां होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये पंक्तियां बना दी, ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से ये कॉलम बना दिए। ठीक है, तो अब इसमें कितने कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गए आपके। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पंक्तियां हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। इनका जो मतलब होता है वो ये होता है कि मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी ये अलग अलग चीज़ों के लिए, कोई व्यावसायिक उद्देश्य से भी हम इस टूल्स का उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमको पर्सनल एवेल्युएट करना है, कोई असेसमेंट लेना है, तो हम उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। किसी व्यवसाय से रिलेटेड करना है तो उससे में भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियाँ हो गई और कुछ कॉलम बना लिए। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फील्ड एंगेजमेंट। ठीक है, फील्ड एंगेजमेंट में रूब्रिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो कॉलम है और ये जो पंक्तियों का एक ये डायग्राम बना लिया, ये चार्ट बना लिया, इसी को हम रूब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं और कुछ आपकी उपलब्धियां निर्धारित कर देते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए फील्ड एंगेजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्राइटेरिया क्या रख दिया कि मान लीजिए आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिख दिया कि नेट क्वालिफाई के लिए आपको यहाँ पर 50% चाहिए, 60% चाहिए और 70% चाहिए। तो ये आपके क्या होगा, ये कॉलम, ये आपकी पंक्तियाँ हो गई। ठीक है, ये आपको 40% चाहिए। लेकिन जो उपलब्धि है, जो आपको मिली है, ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, आपको कितना मिला, ये आपको 70% मिल गया या 80% मिल गया, 90% मिल गया या अपना 100%। तो ये आपका क्राइटेरिया क्या था, ये था, लेकिन आपको उपलब्धि ये हुई। तो ये जो रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। जैसे फील्ड एंगेजमेंट में आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कॉलम हमने डिसाइड कर दिए, अब यहाँ पर हमको टिक लगाना होता है। किस तरीके से, जैसे छात्र का जो फील्ड एंगेजमेंट है उसी में हम रूब्रिक्स का प्रयोग करके आपको बता रहे हैं कि जैसे जो छात्र है, ठीक है, अब उसने पढ़ाई की, ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने पूरा लेसन याद कर लिया, तो उसने यहाँ लिख दिया कि मैंने पूरा लेसन याद कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर उसने क्या किया, जो दूसरा छात्र है उसने क्या लिखा कि नहीं, मैंने मतलब कई कॉलम इसके बता दिए। इसमें लिख दिया कि आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, इसमें लिखा आपने आधा पढ़ा है, इसमें लिखा आपने कुछ आधे से कम पढ़ा है, और इसमें लिखा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके क्राइटेरिया निर्धारित हो गए कि आपने पूरा पढ़ा कि आधा पढ़ा कि कम पढ़ा कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने जो इस
जो भी हमारा कार्य होता है उसको हम कई भागों में बांट देते हैं। इसके हिसाब से फिर हम उनका क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देते हैं, क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं। दूसरा, फील्ड एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है, कि पढ़ाई के लिए। दूसरा, मान लीजिए फिर मैंने दूसरा जो वो रखा, मापदंड रखा, दूसरा जो रख दिया कि जो टीचर है, ठीक है, टीचर का और मेरा, ठीक है, लिख दिया कि जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं, अच्छा है, ठीक है, या अच्छा नहीं है, कम अच्छा है, या बिल्कुल भी बुरा है कि टीचर को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला मैंने रख दिया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैंने स्वयं से पढ़ा, किसी व्यक्ति से पूछ के पढ़ा, दूसरे के द्वारा पढ़ा, ठीक है, या इंटरनेट से कोई जानकारी ली, ठीक है, या मैंने किसी बुक से पढ़ा। तो ये क्राइटेरिया हो गए। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक और उसी चीज़ को लेके, ठीक है, जो फील्ड मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसी को लेके, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल मैं बहुत मन से पढ़ता हूँ, ठीक है। दूसरा लिख दिया कि मेरा मन नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ता हूँ, या एक यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद, ठीक है, अब इसमें जो रूब्रिक्स का जो हम प्रयोग, ये रूब्रिक्स हो गई, ठीक है। मेरा काम क्या था, मुझे फील्ड एंगेजमेंट में बताना है कि रूब्रिक्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी हमारे अकॉर्डिंग सही होगा, जैसे अब मैं फील्ड एंगेजमेंट में मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, तो मैंने इसमें टिक लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो मैंने पढ़ा वो कैसे, स्वयं से पूरा पढ़ा, किसी दूसरे ने मेरी हेल्प नहीं की, तो इसमें टिक लगा दिया। लेकिन तीसरे में क्या लिख दिया कि मैंने अपने मर्जी से नहीं पढ़ा, मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया गया, तो मैंने इसमें टिक लगा दिया। तो ये जो एक होता है, किसी भी काम को हम कई भागों में बांटकर उसके स्तर निर्धारित कर देते हैं, और इसके बाद जो उपलब्धि हुई है उसको हम टिक लगाकर बता देते हैं कि हमने क्या पाया, ठीक है। तो जो हमारा क्राइटेरिया था और जो उपलब्धि थी, ये दिखते हैं इसमें रूब्रिक्स में। इस तरीके से हम रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किसी कोई दूसरा एग्जाम्पल देके मैं बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी है कि मैं कोई काम करने जा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसका मैंने क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया, कॉलम बनाया, ठीक है, कुछ पंक्तियाँ हो गई और ये कुछ कॉलम हो गए, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है। इसके बाद दूसरा, तो यहाँ पर जो कॉलम बनेंगे, कैसा, अच्छा पढ़ा रही हैं मैडम, कि बुरा पढ़ा रही हैं, कि बिल्कुल बुरा पढ़ा रही हैं, या कम बुरा पढ़ा रही हैं, ठीक है, कि ये ठीक पढ़ा रही हैं। अब दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मैम का बिहेवियर कैसा है, मैम का आई कांटेक्ट कैसा है। तो यहाँ पे लिख दिया कि मैम अच्छे से आई कांटेक्ट करती हैं, पढ़ाती हैं। दूसरे में लिख दिया कि मैम आई कांटेक्ट मैम का ठीक नहीं है, वो सामने देखकर नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है, या मैम किताब से पढ़ा देती हैं, ठीक है। और तीसरे में मैंने लिख दिया कि जो वॉइस है वो अच्छी आ रही है। तो ये आपके क्या थे, मापदंड हम निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने मापदंड क्या रखा कि वॉइस नहीं आ रही है। फिर इसमें क्या लिख दिया कॉलम में, कम अच्छी आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो ठीक होगा उस पर हम टिक लगाते जाएंगे। हमको लगा कि मैम अच्छा पढ़ा रही हैं तो यहाँ लगा दिया। अब हमको लगा कि वॉइस कम अच्छी आ रही है तो हमने यहाँ टिक लगा दिया। यहाँ पर फिर देखा तो यहाँ टिक लगा दिया। तो इस हिसाब से फील्ड एंगेजमेंट में रूब्रिक्स का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये रूब्रिक्स जो एक टूल्स होता है वो असेसमेंट के लिए, कि हम उसमें एक उपलब्धि लेवल को आंक लेते हैं कि जो आपने किया ये टीचर का भी होता है, छात्र का भी होता है, स्वयं अपना खुद का भी होता है, और ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रूब्रिक्स बनाया जाता है, क्योंकि हम अपने काम के पर्पस से जो हमारा उद्देश्य होता है, जो कार्य होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रूब्रिक्स को बनाते हैं और उसको असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, यही रूब्रिक्स है। आगे आपको इसका पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है कि रूब्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि आगे टॉपिक में बता दूंगी, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आया कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, रूब्रिक्स कहाँ है, तो फिर मैंने बता दिया, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, आगे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, रूब्रिक्स का तो हो गया। आगे है आपका सक्षमता आधारित मूल्यांकन, ठीक है, सक्षमता आधारित मूल्यांकन,
जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवेल्युएशन। ठीक है, सक्षमता। ठीक है, तो सक्षमता का मतलब आपको हम इसका ये जो आपका ये यूनिट 4 में भी इससे लेके एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें भी हमने आपको पढ़ाया था। सक्षमता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के पास कौन से गुण, कौन सी योग्यता है, मतलब क्या उसकी क्षमता है कि कौन सा काम वो कर सकता है। ठीक है, तो सक्षमता का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी और कैसी कौन सी काम करने की क्या क्षमता है। ये हमारे गुण हो सकते हैं, ये हमारी योग्यता हो सकती है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये जो सक्षमता आगे डेवलप होती है वो कैसे होती है कि जिस व्यक्ति में जिस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट होता है उसी क्षेत्र में वो आगे जाता है, तो वही उसकी क्या होती है, सक्षमता होती है। ठीक है, तो सक्षमता समझ में आई कि किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी, ठीक है, क्या उसकी योग्यता है किसी भी कार्य को करने की। ठीक है, और कितना अच्छे ढंग से वो कर सकता है, कौन से काम को करने के लिए व्यक्ति सक्षम है, तो इसी को हम कहते हैं सक्षमता। ठीक है, अब सक्षमता का क्या करना है, हमको एवेल्युएशन करना है, मतलब कि किसी भी काम में पूर्ण तरीके से बिल्कुल कुशल हो जाना, योग्य हो जाना, उसी को कहते हैं सक्षमता। तभी हम माने जाएंगे कि हम इस काम को करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं किसी भी काम को करने की। जैसे कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, तो वो कुछ मान लीजिए अलग अलग चीज़ों में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो उसी काम करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, तो वो काम करने के लिए उनमें क्षमता है कि वो बहुत अच्छे से, बहुत बेटर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए आप एक कोई भी कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में मतलब आपको केवल डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपको डिग्री आपने कहीं से फर्जी ले ली, लेकिन आपके पास उतना नॉलेज है ही नहीं, तो इसको हम सक्षमता नहीं मानेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल एलिजिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है आप उतने योग्य ना हो, तो जो आपके पास डिग्री है, जो आपके पास योग्यता है, वो आपके अंदर शारीरिक तौर पर भी उस काम को करने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स को, जैसे मान लीजिए डिग्री है, ठीक है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो उनका जो एक्सपीरियंस लिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? इसीलिए कि वो उस काम को बार बार करके एक्सपीरियंस के तौर पर अपने अंदर उसकी क्षमता विकसित कर लें। डिग्री तो उनको पहले मिल जाती है, मान लीजिए उन्होंने पढ़ाई कर ली, उनको डिग्री मिल गई, लेकिन क्या वो किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करने में सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो जब तक उस काम को करने के, सीखने के लिए वो कई बार उस काम को नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बात यही की जा रही है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल से योग्य हो जाएं, पूर्ण रूप से कुशल हो जाएं, और उस काम को करने के लिए हम बेझिझक बहुत ही अच्छे से उस काम को कर सकें। तो जब डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस देते हैं और खुद करके दिखाते हैं, और जब तक कोई व्यक्ति गलतियां करता रहता है, जब तक उसको बिल्कुल अच्छे से नहीं आ जाता वो काम, जब तक हम किसी भी व्यक्ति के अंदर वो सक्षमता या वो कुशलता नहीं आती है। जब वो व्यक्ति एकदम से कुशल हो जाएगा उस काम के लिए, तभी उसको कहेंगे कि ये व्यक्ति इस काम के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री है, ठीक है, जो हमारे पास क्राइटेरिया है, जो हमारे पास डिग्री है, तो डिग्री पर हम तभी विश्वास करते हैं जब हमारे पास उतनी योग्यता भी हो। केवल हमको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए नौकरी के लिए है, कहीं हम जाएंगे डिग्री दिखा देंगे तो वही हो सकता है वो हमको ले ले, लेकिन उस काम की यदि हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो वो काम हम आगे कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो हमारे पास डिग्री है उसमें हमको योग्य भी होना चाहिए, तो इसका एवेल्युएशन बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ों को समझते हैं, एक तो होता है कौशल, ठीक है, और एक होता है क्षमता। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या होती हैं? सक्षमता बनाती है। ये दोनों चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सक्षमता। मतलब कि जैसे कौशल, तो जो कौशल होता है वो हमारा कोई शारीरिक कार्य, ठीक है, कोई शारीरिक कार्य में हम निपुण हैं और उसको पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति उस कार्य में बहुत ही कुशल है, ठीक है, इसके पास उस चीज़ की स्किल है, ये उस काम के लिए उस कौशल को बहुत अच्छे से कर लेता है या इस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। कोई कारपेंटर है तो कहते हैं कि वो ये बनाने में बहुत ही निपुण है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कौशल, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कोई शारीरिक कार्य को
बहुत ही अच्छे से या कोई भी कार्य को बहुत ही अच्छे से तन्मयता के साथ करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। ठीक है। और क्षमता, क्षमता क्या होती है कि उसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को कोई विशिष्ट परिस्थिति में, ठीक है, या कोई एक क्राइटेरिया निर्धारित हो, ठीक है, कोई सामान्य परिस्थिति में नहीं, उसी कार्य को एक टाइम के अंदर और एक परिस्थिति में, विशिष्ट परिस्थिति में, जब वही व्यक्ति उस काम को करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सक्षमता। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, मतलब कि जैसे ये कौशल, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने में बहुत ही अच्छी हूँ, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा लेती हूँ, ये मेरा कौशल है, मैं टीचिंग अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन एक टाइम के अंदर मान लीजिए मैं क्लास में जाऊँ तो वो क्या है, एक विशिष्ट परिस्थिति है, वहाँ एक मैं क्लास में जाऊँ और वहाँ मैं उतना अच्छा ना पढ़ा पाऊँ तो ये क्या होगी, तो मैं ये मानी जाएगी कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है क्लास में पढ़ाने की, भले मैं कितना अच्छा पढ़ा लेती हूँ। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सक्षमता। जैसे मान लीजिए आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको वही एग्जाम पेपर आपको घर में दिया जा रहा है और आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे अपने घर में नंबर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, मुझे सब कुछ आता है उस पेपर में। ठीक है, लेकिन वही पेपर जब आपको वहाँ पर पेपर हॉल में दिया जाता है, जब आप वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है, तब आप उसमें सफल नहीं होते हैं, आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि आपके पास उतनी सक्षमता नहीं है या आप उसके योग्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आई कि कौशल और प्लस क्षमता दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, सक्षमता। की क्षमता भी होना चाहिए उस काम को करने की, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, एक टाइम है। ठीक है, टाइम में, उतने ही टाइम में हमको उस पेपर को सॉल्व करना है, तो हम उसमें सक्षम हों। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। और अगर ऐसा नहीं होता है, उस टाइम में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी के ये सक्षमता आधारित मूल्यांकन, इसीलिए हम इसको एवेल्युएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि हम उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और जब तक हम उसमें सक्षम नहीं हो जाते, हमारी गलतियाँ, हमारी कमियाँ कम नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक हम वो काम दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि इसी को कहते हैं सक्षमता आधारित एवेल्युएशन या असेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो किसी भी कार्य की सक्षमता को हासिल करने के लिए व्यक्ति को जो प्रयास करना चाहिए वो निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो दौड़ में भाग ले रहा है, ठीक है, तो यदि वो निरंतर प्रयास नहीं करेगा उस चीज़ का, तो क्या होगा, जब कभी भी वो किसी कंपटीशन में आएगा, कंपटीशन लेवल पे वो कोई दौड़ करेगा, तो क्या होगा कि भले वो दौड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं दिखा पाएगा, उस टाइम पे वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जो इसके एवेल्युएशन से हमको क्या पता चलता है कि जो आपके पास योग्यता है, मान लीजिए आपने बीए कर लिया 10 साल पहले, लेकिन आप जब 10 साल बाद कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट में क्या नॉलेज होगी, कोई नॉलेज नहीं होगी आप। तो इसके लिए हमको बराबर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम किसी भी काम में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, किसी काम को सीखना और आना एक अलग बात होती है, कोई कौशल एक अलग चीज़ होती है। यही हमने आपको बताया कि किसी भी काम को करने की कला एक अलग चीज़ होती है और क्षमता एक अलग चीज़ होती है, और उस काम को सही परिस्थितियों में, सही टाइम पर और उतने ही विशिष्ट परिस्थितियों में करके दिखाना क्षमता एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इन्होंने कहा कि इसमें जो मूल्यांकन को लेके हमको पढ़ना है कि क्षमता आधारित मूल्यांकन हम किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होती है वो होती है कि मान लीजिए हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, इसके बाद हम आपसे तुरंत ये क्वेश्चन पूछ लें, तो आप इसके टॉपिक के क्वेश्चन अभी हमको आप बता सकते हैं, क्यों, आपको अभी दिमाग में है और आपने अभी पढ़ा है। तो इनकी जो टाइमिंग होनी चाहिए आपके सीखने की और आपके एग्ज़ाम की, ठीक है, आपके मूल्यांकन की, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपने किसी भी काम को सीखा, फिर आपने मान लीजिए एग्ज़ाम आप उसका 1 साल बाद दे रहे हैं या 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो आप वो भूल जाएंगे, आपके अंदर वो सक्षमता नहीं रहेगी, आपकी जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि
कोई भी चीज़ हम जो सीख रहे हैं तो उसमें जो समयावधि जो अंतर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, तभी हम उसका सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने सीखी उसका हम यदि तुरंत मूल्यांकन कर लेंगे, ये टॉपिक्स रिलेटेड यदि हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सभी लोग बता देंगे, लेकिन हम आपको 2-4 दिन बाद पूछेंगे तो आप ये टॉपिक भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि निरंतर प्रयास करना है, बराबर पढ़ते रहना है जब तक आप इसके क्वेश्चन हमेशा बराबर करते ना रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, प्रयास लगातार बने रहेंगे और आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहला तत्कालीन मूल्यांकन किया जाए, कि मूल्यांकन जो हो सिखाने के तुरंत बाद किया जाए। दूसरा वैधता, वैलिडिटी, कि मतलब इस चीज़ को यदि आप किसी की सक्षमता का, किसी की भी कॉम्पिटेंसी का एवेल्यूएट कर रहे हैं, आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य या प्रमाण एकत्र कर लेनी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति की सक्षमता का असेसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर वो है या नहीं है। तो इसके आपके पास काफ़ी तरीके से आप उसकी स्किल्स को चेक कर सकते हैं, कई तरीके से उसको चेक करके आपको कर लेनी चाहिए। दूसरा जो आपका ये असेसमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, कि जो भी हम बच्चों के साथ मूल्यांकन कर रहे हैं वो कैसा हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो टीचर को सभी व्यक्तियों के साथ एक समान तौर पे इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी उसके क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं वो सभी बच्चों के लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात की जाती है। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी भी छात्र की सक्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी के स्वास्थ्य को भी, कि ऐसा तो नहीं है वो अस्वस्थ हो, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रख के हमको किसी भी व्यक्ति की, किसी भी छात्र की सक्षमता का एवेल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में जो परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, हमेशा सेम नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया, यदि हम किसी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में आपको परिणाम देंगे, जैसे मान लीजिए एजुकेशन है, यदि एजुकेशन का जो पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव दिया जाए, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के लिए किसी व्यक्ति को 10 नंबर मिल जाएंगे, किसी व्यक्ति को 5 मिलेंगे और किसी को 3 ही मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ भी लिखा है तो उसको हम 1 नंबर तो दे ही देंगे। ठीक है, क्यों दे देंगे, क्योंकि उसने कुछ लिखा है। तो यहाँ पर जो उसका आपका डिसाइड वो है क्या, 100% फाइनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने 2 लाइन भी लिख दी है तो हमको 1 नंबर उसको दे देंगे, लेकिन यदि किसी बच्चे ने ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो हम उसको 10 नंबर दे देंगे, किसी ने 4 लाइन लिखी तो उसको 3 नंबर दे देंगे। लेकिन वहीं क्या होता है कि यदि गणित में किसी व्यक्ति की सक्षमता का यदि हम मूल्यांकन करें, किसी गणित सब्जेक्ट में हम किसी बच्चे का टेक्स्ट लेंगे तो क्या होगा, यदि उसमें कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके नेट में ही होता है, यदि उसका आंसर गलत है तो सीधा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम गणित विषय में यदि किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों गलत हुए उसके, तो उसका क्या आ गया, 0 हो गया। तो क्या हम ये थोड़ी कहेंगे कि उस बच्चे को गणित में कुछ भी नहीं आता, वो 0 है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट में जो इनके परिणाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का गलत है तो चलो हम इसको आधा ही नंबर दे दें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यदि बच्चे ने थोड़ा भी लिखा है तो सब्जेक्ट के हिसाब से भी बच्चे की सक्षमता का जो एवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो कैसा अलग अलग होता है, उनके जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला है जो आपका अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है कि जो ICT संसाधनों का उपयोग टीचर कर रहे हैं उनका मूल्यांकन। ठीक है, अध्यापक का मूल्यांकन नहीं करना है, जो संसाधन का उपयोग टीचर कर रहा है। हम आपको पढ़ाने में मान लीजिए वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, कैमरे का यूज़ कर रहे हैं, तो इनका मूल्यांकन करना है आपको कि मैम जिस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रही हैं या जिस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो कैमरा कैसा है, क्या वो अच्छा है, क्या वो हमारे लिए ठीक है। तो ICT संसाधनों का मूल्यांकन करना है आपको, अध्यापक निर्मित, जो अध्यापक अपनी टीचिंग के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, तो चीज़ समझ में आई आपको आगे ये टॉपिक पढ़ना है कि अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन, कि जो भी ICT, जो भी टेक्निकल चीज़ें हम अपने टीचिंग में आपको पढ़ाते समय यूज कर रहे हैं वो संसाधन कैसे हैं, उनका मूल्यांकन, उनका एवेल्युएशन कि वो कैसे हैं। ठीक है, सही हैं, उपयोगी हैं या नहीं हैं, तो कोई दूसरे संसाधनों को हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है ICT उपकरणों का
मूल्यांकन, ठीक है, जो टीचिंग के लिए अध्यापक करता है। अध्यापक निर्मित आपका टॉपिक ही यही है, ठीक है, सिलेबस में सीधा यही लिखा हुआ है, अध्यापक निर्मित आईसीटी संसाधनों का मूल्यांकन। तो आपको जो आईसीटी संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं? इंफॉर्मेशन यानी सूचना, कम्युनिकेशन संप्रेषण या संचार, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, ठीक है। तो पूरे का मतलब हुआ सूचना, संचार, तकनीकी, ठीक है। मतलब कि पढ़ाई के लिए हमें कोई भी सूचना यदि हमें किसी दूसरे के पास पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तकनीकी के माध्यम से, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कोई उपकरणों के माध्यम से। तो इनका एवेल्युएशन हमको करना है, ठीक है। तो पहले जो टीचर होता था वो पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था? सामने आकर लिखित माध्यम से, कोई चार्ट के द्वारा पढ़ा देता था, ठीक है। तो नॉर्मली इसी तरीके से पढ़ाता था। लेकिन अब किस तरीके से, अब जो हमारे नए नए सूचना के जो उपकरण है वो कैसा हो गया है कि मान लीजिए वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ठीक है, ऑडियो विजियो भी जो वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं, लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? सभी आपके जो आपके तकनीकी के साधन है, ये आपके संप्रेषण साधन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सब इसी के उपकरण आ जाएंगे, ये साधन के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो आपका हो गया, कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये तकनीकी के जो साधन है, सूचना संचार तकनीकी के ये जो साधन है यही है, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों को क्या बना सकते हैं? बहुत ही आसान बना सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में तो सारी क्लासेस देखिए ऑनलाइन ही चल रही हैं। यदि ये साधन ना होते तो हमारी पढ़ाई क्या आज के टाइम में सक्सेस हो पाती? सभी बच्चों को हम किसी को भी पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। तो इनको किस तरीके से, अब ये कौन कैसे सही है या नहीं है, तो इनका मूल्यांकन करना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मैं दे रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको कोई भी एक वीडियो डाला और आपको कोई भी सूचना दी, ठीक है। तो अब मैं जो इसमें यूज कर रही हूँ, किसका कर रही हूँ? फ़ोन का कर रही हूँ, अपने फ़ोन के कैमरे का कर रही हूँ, इंटरनेट कनेक्शन का कर रही हूँ, और उसके माध्यम से वो वीडियो, ठीक है, आप देखेंगे। यदि आपको सही लगेगा तो आप बताएंगे कि इसमें क्या कमियां थी या आपको इस चीज़ का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का हमको एवेल्युएशन करना है और मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो जो आईसीटी के लाभ क्या क्या हैं? तो लाभ तो आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो आपके जो टेक्निक्स हैं, जो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके लाभ क्या क्या हैं? बहुत सारे लाभ हैं। आज के टाइम में तो यदि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सारे लोग सारे काम बंद हो जाते। सब घर बैठकर ही सारे काम चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, और सारे स्कूल चल रहे हैं। सारे काम आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है, कोई भी काम बंद नहीं है, सब घर बैठे चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और छात्रों को कैसे? छात्रों को पहले हम क्या, मान लीजिए हमने आपको लाइव क्लास दे दी तो आप इस क्लास को 10 बार देख सकते हैं। लेकिन यदि क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो एक ही बार पढ़ाएंगे, और मैंने जो बोला यदि आपने सुन पाया तो ठीक है, और अगर नहीं सुन पाया तो वो दोबारा वो क्लास आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। तो ये अब की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा बेटर है भाई। ये जो अब आपको 10 बार एक क्लास को देख सकते हैं, ये कितना अच्छा है। आप जो चीज़ नहीं सुन पाए, आपके पास अभी टाइम नहीं, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्कूल में आमने सामने जाके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, आपको फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, उसी टाइम जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप काम करते हुए घर बैठे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और सारी चीज़ें जो योजनाएँ हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जानकारी को, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। घर बैठ के आप पूरी विदेश की, दुनिया की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके लाभ तो बहुत सारे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के उपयोग से बहुत सारे नई नई क्रांति आई है। मान लीजिए सारी चीज़ें, एजुकेशन का पूरा डेवलपमेंट आईसीटी के उपयोग के माध्यम से ही हो रहा है। सारी चीज़ें जो एजुकेशनल सारी चीज़ें हैं, जो भी पूरा डिपार्टमेंट है, सब आपके आईसीटी उपयोग से ही सारी चीज़ें रेगुलर तरीके से चल रही हैं, ठीक है। घर बैठे हम किसी भी जो आपके सेवारत शिक्षक हैं, ठीक है, तो उनको हम घर बैठे प्रशिक्षण दे सकते हैं, कोई भी किसी भी काम को सिखाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और ये छात्र के लिए भी उपयोगी है, ठीक है।
टीचर के लिए भी उपयोगी है। टीचर क्या बैठे अपने घर बैठे लाइव क्लास दे रहा है, आप स्कूल नहीं आना पड़ रहा है, तो उसकी टाइम की भी बचत हो रही है, ठीक है, आने जाने का टाइम बच रहा है। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कमियां बताई हुई हैं। क्या कमियां बताई हैं? उन्होंने कहा है कि इसकी जो मुख्य कमी है, पहली कमी ये है कि इसका जो उपयोग थोड़ा सा महंगा होता है, तो सभी स्कूल के जो विद्यालय होते हैं सभी लोग नहीं कर सकते, ठीक है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ICT का जो टेक्नोलॉजी है और इसके जो ये साधन है ये कैसे थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। दूसरा इन्होंने बताइए कि दूसरी इन्होंने कहा है कि यदि इसके प्रशिक्षण के बिना, इसके ज्ञान के बगैर हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले इनका उपयोग करने के लिए पहले हमको खुद का इन चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए, खुद को इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इसमें बताया कि जो छात्र होते हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ छात्र पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं के ऊपर डिपेंड करती है। वो सोचते हैं टीचर आके हमको बताए, लेकिन इसमें क्या होता है कि छात्र को स्वयं जागृत रहना पड़ता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो इसकी कुछ कमियां इन्होंने बताई हैं, ठीक है। जो पुराने टीचर्स हैं उनको ICT की जानकारी नहीं है, ठीक है, कि इनको हम कैसे, इन टेक्निक्स को कैसे यूज करें, तो क्या वो उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आजकल के जो नए टीचर्स हैं उनको तो इसकी नॉलेज है, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं, पहले के जो टीचर्स हैं, जो मुख्य प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसके वजह से वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इसकी हानियाँ बहुत कम हैं, ठीक है, इसकी जो कमियाँ हैं ये बहुत कम हैं, लाभ इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कुछ कमियाँ यही हैं कि बगैर प्रशिक्षण के हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो एवेल्युएशन था, यही था कि अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे आपका जो पढ़ना है अगली वीडियो में हम बताएंगे अंतःक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेक्शन एनालिसिस। थैंक यू आज के लिए।